आज हम बात करेंगे ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस टूल्स की जो कि आपको डायरेक्टली मदद कर पाएंगे उन स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने में जो कि लॉन्ग टर्म निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। ये अलग अलग जो टूल्स हैं, कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करना, स्पेसिफिक नंबर लेवल, ऑब्जेक्टिव लेवल रेशियोज हैं जो कि आपको एनालिसिस करने में मदद करेंगी। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस आखिर है क्या? बेसिकली किसी भी कंपनी को अगर आपने खंगालना है अच्छे लेवल पे, उसका बेसिक लेवल का फंडामेंटल हेल्थ देखना है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी है, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। अब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्टली यूज किया जाता है। इसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस होता है अगर आप शॉर्ट टर्म या इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग में निवेश करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आपको कंपनी के बेसिक्स को देखना है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को देखना है, खंगालना है, पिछले कुछ सालों से कंपैरेटिव एनालिसिस करना है कि बाकी के जो कंपनीज हैं उसी इंडस्ट्री की वो कैसी कर रही हैं, और फाइनली उसके बेस पे आपको स्टॉक्स का चुनाव करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अर्निंग की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो ये एक अच्छा तरीका है, अच्छा इंडिकेटर है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे तो आपको शायद अच्छे से आइडिया नहीं हो पाएगा एक कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन का और स्टॉक का भी कि आपको अपने पैसे, अपने हार्ड अर्न मनी को उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स में लगाना चाहिए या नहीं। तो इसी तरीके से कुछ स्पेसिफिक रेशियोज हैं जिसको टूल्स के रूप में भी अलग अलग लेवल पे कहा जाता है, और उसको अगर आप यूज करेंगे तब आपको डेफिनेट लेवल पे आइडिया हो जाएगा और आप श्योर होंगे कि मुझे इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। इसी लिस्ट में सबसे पहला टूल है ईपीएस या अर्निंग पर शेयर। अब ईपीएस बहुत जरूरी मापदंडों में से एक आंका जा सकता है। इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि कंपनी के प्रॉफिट का कितना हिस्सा अलग अलग शेयर्स में जाके बैठेगा, कितना पोर्शन एलोकेट होगा शेयर्स को जो भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। टेक्निकल लेवल पे नेट इनकम को डिवाइड किया जाता है जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उससे। अब इसको आइसोलेशन में अगर आप देखेंगे, अकेले ईपीएस की वैल्यू देखेंगे तो आपको शायद समझ नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। तो आपको पिछले कुछ सालों का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखना होगा उस कंपनी का, और उसके बाद आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर ये ग्रेजुअली वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये एक अच्छा संकेत है, इसको आप सेफ स्टॉक मान सकते हैं, इसमें पैसा लगा सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको कंपैरेटिव एनालिसिस भी करना चाहिए। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल बैंकिंग इंडस्ट्री में किसी स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म निवेश के लिए, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई डायरेक्ट का ईपीएस आप देख रहे हैं, तो आपको कोटक, एचडीएफसी, एक्सिस, इनके भी ईपीएस देखने चाहिए, और फिर आपको आइडिया होगा कि अक्रॉस द इंडस्ट्री इस समय जो भी कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में उस सेक्टर की, उनमें से सबसे अच्छा ईपीएस किसका है, पिछले कुछ सालों में लगातार किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। फिर आपको एक ऑब्जेक्टिव आइडिया हो जाएगा कि ये ईपीएस लेवल पे ये कंपनी बेहतर है और इसमें निवेश किया जा सकता है। अगर आप थोड़ी सी समरी पढ़ना चाहें तो स्क्रीन पे मौजूद है। इट्स ए डायरेक्ट कोरिलेशन विद द स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी। कैलकुलेशन का फॉर्मूला जैसे कि पहले बताया गया, ईपीएस ऑफ द कंपनी इंक्रीज होता है, स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज होता है, तो आपको प्रॉफिट में तो फायदा मिलता ही है क्योंकि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो जाके शेयर्स में लगेगा। एट द सेम टाइम कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो भी अप्रिशिएट होगा, तो उस लेवल पे भी आपको फायदा मिलता है। अगला जो कि बहुत कॉमनली यूज टूल है वो है पीई रेशियो। बहुत से फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं इसका यूसेज करते हैं किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन करने में। सिंपल तरीका है इसको फाइंड आउट करने का, जो भी शेयर प्राइस है उसको ईपीएस के साथ अगर डिवाइड करेंगे, ईपीएस हमने पिछले टूल को देखा जब, तो उसकी जो वैल्यूएशन आएगी वो आपको पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की वैल्यू बताएगी। अब इसका मतलब क्या है सिंपल भाषा में, अगर आप एक निवेशक हैं, एक कंपनी जो कि $1 या मान लीजिए ₹1 प्रॉफिट बनाती है, तो एक इन्वेस्टर के रूप में आप उस कंपनी में कितना पैसा लगा सकते हैं उस ₹1 की कंपनी के प्रॉफिट के लिए। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगा, लेकिन सिंपल भाषा यही है कि बिजनेस जितना कमाएगा उसमें आप कितना अपने तरफ से पैसा लगाना चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, कंपनी का परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजंस अच्छे हैं, तो आप एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं कंपनी का, तो $1 या ₹1 के प्रॉफिट के ऊपर आप अच्छा खासा पैसा लगाने को तैयार होंगे, क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में उस पैसे का अलग अलग लेवल का मल्टीपल ही आपको रिटर्न में मिलेगा। अगर आप कंफ्यूज्ड है, श्योर नहीं है, तो ऑब्वियसली उस केस में आप अवॉइड करना चाहेंगे। इस केस में भी आपको अलग अलग कंपनीज को देखना है, उसी सेक्टर की अलग अलग लेवल पे इसका बैकग्राउंड देखना है, पिछले कुछ सालों का क्वार्टरली भी देख सकते हैं पीई रेशियो, और उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है इस पर्टिकुलर टूल में। इसमें दो तरह के
पीई रेशियोज होते हैं, ट्रेलिंग पीई रेशियो और फॉरवर्ड पीई रेशियो, बट आपको अभी के लिए उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ईपीएस जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया पिछले टूल में, अगर कंपनी का ईपीएस मान लीजिए 8 रुपये है और कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 48 रुपये है, तो पीई रेशियो बन जाएगी 48/8 इक्वल्स टू 6। अब ये 6 की वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे बाकी कंपनीज के साथ और फिर उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। अब तीसरा टूल इस लिस्ट में है प्राइस टू बुक रेशियो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आने वाले कुछ टूल्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ गए एक बार तो आपको सिर्फ ये वैल्यूज इनपुट करनी है, आपको उसका ओवरऑल वैल्यूएशन निकालना है और ऑब्जेक्टिव लेवल पे आप एनालिसिस कर पाएंगे और रेगुलर बेसिस आपकी ये हैबिट बन जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है। खैर, प्राइस टू बुक रेशियो जैसे हमने देखा, प्राइस टू पीई रेशियो अभी देखा, उसमें एक अर्निंग का तवज्जो था कि अर्निंग $1 या ₹1 की अर्निंग के ऊपर निवेशक कितना पैसा लगाएगा। यहाँ पे एसेट्स पे तवज्जो है, $1 वर्थ ऑफ एसेट या ₹1 वर्थ ऑफ एसेट पे एक जो निवेशक है वो उस कंपनी में कितना पैसा लगा सकता है। तो बैलेंस शीट अगर आप देखना पसंद करते हैं, समझ में आता है, उस पर खैर वीडियो बना रखा है, हमारे चैनल पे देख सकते हैं आप। तो बैलेंस शीट में आपको एसेट्स की वैल्यूएशन मिल जाएगी। तो अगर प्राइस टू बुक रेशियो यही कहता है कि अगर कंपनी अपनी सारी की सारी एसेट्स को बेच दे, सभी लायबिलिटीज को पे आउट कर दे, तो उस समय पर्टिकुलर कंपनी के पास क्या वैल्यूएशन रह जाती है। अगर आप लिक्विफाई कर देते हैं हर एक एसेट को, तो उस लेवल पे कंपनी की फाइनल लेवल पे क्या जो है लेफ्ट आउट रह जाता है। क्यों कैलकुलेट करते हैं प्राइस टू बुक रेशियो, ये आपको बताती है कि कंपनी में एसेट्स कंपेरेबल है कंपनी के स्टॉक प्राइस के साथ। एट द सेम टाइम ये भी बताती है कि जो लिक्विड एसेट कंपनीज होती हैं जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस, जिसमें हाईली लिक्विफाइडेबल एसेट्स होती हैं, उसमें अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं क्योंकि उसमें लिक्विड एसेट्स है, उसमें पैसा कैश में पड़ा है। बट अगर कोई कंपनीज हैं जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आती हैं, जहाँ पे एक्सपेंडिचर नॉन टेंजिबल एरियाज में होता है, वहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप प्राइस टू बुक रेशियो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर यही रहेगा कि आप जहाँ पे हाईली लिक्विफाइडेबल एसेट्स है उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इस रेशियो का इस्तेमाल करें और फिर देखें कि क्या वैल्यूएशन आ रही है, क्या कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है, उसके बाद अच्छा खासा पैसा है। अगर वो अपने सारे एसेट्स को निकाल दे और सारी लाइबिलिटीज को पे आउट कर दे। अगला जो टूल है इसी लिस्ट में, ये थोड़ा सा समरी है आगे बढ़ने से पहले, ये भी बताता है कि प्राइस टू बुक रेशियो अगर 1 से कम है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब कि आपको उसमें अभी के अभी पैसा लगा देना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट इस पर्टिकुलर स्टॉक को अच्छे से समझ नहीं पाई है, उसको नीचे वैल्यू कर रही है, लेकिन समय के साथ इसको अच्छा वैल्यूएशन जरूर मिलेगा। लेकिन अगर 1 से ज्यादा है तो ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है और बाय टाइम कंसोलिडेट होगा और उस समय इस स्टॉक का प्राइस गिरेगा। डिविडेंड यील्ड रेशियो चौथा टूल है इस लिस्ट में, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, एनुअल डिविडेंड्स हर शेयर के क्या वैल्यू है डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर, इससे आपको डिविडेंड यील्ड की वैल्यू मिलेगी। अब अलग अलग तरह के निवेशक होते हैं, कुछ निवेशक चाहते हैं कि रेगुलरली कंपनी उनको डिविडेंड देती रहे ताकि एक तरीके से वो जुड़ रहे हैं उस कंपनी के साथ। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में बिलीव करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता डिविडेंड दे रही है कंपनी या नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा आरओआई होना चाहिए। अब इस केस में आपको ये भी समझना होगा कि कुछ कंपनीज होती हैं मैच्योर कंसोलिडेटेड, जो कि रेगुलर लेवल पे अपना रेवेन्यू पा रही हैं, प्रॉफिट बना रही हैं, वो डिविडेंड देती रहेंगी। लेकिन कुछ कंपनी हैं जो कि ग्रोथ फेज में चल रही होती हैं, वो डिविडेंड देने में बिलीव नहीं करती, वो चाहती हैं कि जो भी पैसा उनको प्रॉफिट में आया है, इनकम आया है उनका, वो वापस कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान्स में लगाए, ग्रोथ प्लान्स में लगाए, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए अभी के लिए होल्ड आउट करे कोई मॉनेटरी प्लान्स और लॉन्ग टर्म रिविजन करते हैं, वहां पे रिजल्ट्स अपना देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर करंट शेयर प्राइस कंपनी का 50 रुपए है और एनुअलाइज डिविडेंड ₹1 है, तो उस केस में डिविडेंड यील्ड जो है वो 2 बनेगी, 2% भी कह सकते हैं आप उसको, जो कि एक ठीक ठाक नंबर है। खैर ये वेरी करता है अगेन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, और वहाँ पे भी स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है, क्या वोलेटिलिटी है, उस केसेस में भी ये सामने आता है। ये थोड़ा सा समरी है, इसको आप आराम से पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगला जो टूल है वो है डिविडेंड पे आउट रेशियो।
अब डिविडेंड पे आउट रेशियो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिविडेंड पर शेयर या ओवरऑल डिविडेंड डिवाइड बाय नेट इनकम जो है, मतलब कि नेट इनकम का कौन सा हिस्सा कंपनी बिलीव करती है डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को देने में, ये वैल्यूएशन उस पर्टिकुलर एंटिटी की है। इसका मतलब सिंपल है कि कंपनी रेगुलर लेवल पे ध्यान रखना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स का, थोड़े थोड़े टाइम पे उनको डिविडेंड देना चाहती है ताकि एक ट्रस्ट फैक्टर बना रहे, स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स उस कंपनी के शेयर्स के साथ जुड़े रहे हैं उस कंपनी के साथ। एट द सेम टाइम जो नए निवेशक हैं, फॉर एग्जांपल आप जैसे एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप देखते हैं कि डिविडेंड मिल रहा है तो आप भी इंटरेस्टेड होंगे ऐसी कंपनी में पैसा लगाने के लिए। एक तरह से एक रिपल इफेक्ट बन जाएगा, बहुत से नए स्टेक होल्डर्स भी आना चाहेंगे, अब डिमांड बढ़ेगी, एट द सेम टाइम उसका प्राइस बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ रही है मार्केट में। अगर प्राइस बढ़ा है शेयर्स का तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उसको फायदा मिलेगा, कंपनी को फायदा मिलेगा क्योंकि ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उनके पास थ्रू द स्टॉक मार्केट, और वो पैसे को वो कंपनी में लगा सकते हैं, अगेन डिविडेंड्स के रूप में भी दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इट वर्क्स आउट प्रीटी मच पॉजिटिवली फॉर ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व। हर तरह के जो स्टेक होल्डर्स हैं सबके लिए अच्छा चलेगा, लेकिन ये तब है जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, जो सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। अगर सच्ची कंपनी में इनकम अच्छा खासा नहीं है उस केस में आपको ऐसी पिक्चर दिखाई नहीं देगी। तो आपको बहुत ध्यान से इन चीज़ों को कैलकुलेट करना है और फिर उसके हिसाब से ही आप आइडिया लगा सकते हैं। अगला जो टूल है वो है प्राइस टू सेल्स रेशियो। अब जैसे कि आपको ये नाम बता रहा है, इसका मतलब भी वही है। प्राइस टू सेल्स रेशियो में देखा जाता है कि कंपनी का जो करंट स्टॉक मार्केट का प्राइस है और जो कंपनी का रेवेन्यू है उस पर्टिकुलर क्वार्टर या उस पर्टिकुलर साल का, एक लेवल पे इनको डिवाइड किया जाता है और उसके बेस पे एक स्पेसिफिक नंबर निकाला जाता है जो कि एक अलग अलग लेवल के इंडस्ट्री एवरेज में अलग अलग कंपनी पीयर्स के साथ, बिजनेस पीयर्स के साथ कंपेयर किया जाता है, और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिवली आइडिया लगा सकते हैं कि ये कंपनी लायक है या नहीं। अब इसमें ध्यान रखना है, अगर लो रेशियो है, नंबर कम है अगर, तो वो अच्छी बात है क्योंकि इससे पता लगता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है अभी और मार्केट में अभी वो लेवल पे इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जो कि एक्चुअल में डिजर्व करती है क्योंकि इनके फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो आने वाले समय में जब कंपनी बिजनेस रियलाइज होगा इस चीज़ का, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स इस चीज़ को रियलाइज करेंगे, तो उस केस में उसका स्टॉक का प्राइस डेफिनेट लेवल पे बढ़ेगा। अगर ये ज़्यादा है तो उस केस में ओवर वैल्यूड है स्टॉक और उससे आप दूर रहें क्योंकि उस केस में आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पे भी आपको अलग अलग लेवल पे इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ प्राइस टू सेल्स रेशियो को कंपेयर करना है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी इसको कहा जाता है। ये पर्टिकुलर जो रेशियो है या जो ये फंडामेंटल टूल है, डिवाइड करता है नेट इनकम को, उस पर्टिकुलर कंपनी ने कितनी इनकम बनाई एक पर्टिकुलर साल में, डिवाइड किया जाता है इसको स्टेक होल्डर्स इक्विटी, मतलब कि जो भी स्टेक होल्डर्स ने आज तक उस कंपनी में पैसा लगाया है उस पर्टिकुलर वैल्यू से। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी 15 लाख का मुनाफा बना रही है और उस पर्टिकुलर कंपनी में 90 लाख के करीब की वैल्यू लगी हुई है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के द्वारा, तो 15 को 90 से डिवाइड किया जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 100% से, तो करीब 16.67 वैल्यू आएगी। जो भी कंपनीज इस लेवल पे काम करती हैं 13 से 15 की रेंज को अच्छा माना जाता है। अगर इससे ऊपर नीचे है तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक अगर हाई ROE है तो उससे पता लगता है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी इजीली बना सकती है, उसको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए या थोड़ी बहुत फंडिंग चाहिए। एट द सेम टाइम इसका एक डार्कर साइड ऑफ द कॉइन ये भी है कि आपको एट द सेम टाइम ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी ने कुछ लोन तो नहीं उठा रखे। अगर लोन उठा रखे हैं तो उस केस में स्टेक होल्डर इक्विटी में प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि स्टेक होल्डर इक्विटी एक अलग जरिया है उस कंपनी को पैसों का यूज करने का। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली आपको नहीं समझ आएंगी। बाय टाइम एक्सपीरियंस के साथ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना आप सीखें, हैबिट बनाएं एक इस पर्टिकुलर टूल्स को यूज़ करने की, क्योंकि बाय टाइम ऑब्वियसली इट शुड बी पार्ट ऑफ योर नेचर कि जब भी आप स्टॉक्स में निवेश करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के रेशियोज को देखना है। ये सब नंबर्स पब्लिकली अवेलेबल रहते हैं हर लिस्टेड कंपनी के, लेकिन जो ये रेशियोज हैं ये आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो उसके बाद ही आपको आइडिया हो पाएगा कि ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या नहीं और इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो खैर ये थे अलग अलग फंडामेंटल एनालिसिस टूल।